सबसे पहला डाउट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर डाउट। देखिए यहाँ पर आप क्या फिल कर रहे हो, मैं कहूंगा कि जरूरत से ज्यादा आपको एम्फेसिस देने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में उस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मोटी मोटा ये मैटर करता है कि आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, और आप एलिजिबल हो तो आपने एग्जाम पास कर लिया है कि नहीं। दो चार लोग हैं जिनको कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझनी है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो एक एक डाउट है मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा दे रहा हूँ कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है। देखो, टीचर एजुकेशन के कोर्स में अगर आपको 1 to 5 का टीचर बनना होता है ना, तो क्लास 12th के बाद भी डिप्लोमा लेवल के बहुत सारे कोर्स होते हैं। जैसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया, क्लास 12th के बाद बीएलएड भी होता है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो बीएलएड 4 साल का होता है। और अभी फिलहाल के लिए जो कॉमन नॉर्म्स है वो यही है कि ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड होता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद 2 साल वाले बीएड के कोर्स में एनरोल्ड हो, तो सिंपल सा है कि क्लास 1 to 5 के लिए क्वालिफिकेशन में आप नंबर 5 चूज कर लो, और 6 to 8 के लिए नंबर 3 चूज कर लो। उसके बाद भी मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ कि क्यों क्या चूज करना है। देखो, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th के बाद डीएलएड आप कर सकते हो। तो सबसे पहला सिंपल सा क्राइटेरिया है कि क्लास 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए ऐसे कैंडिडेट्स का, प्लस साथ में डीएलएड होना चाहिए। दूसरा क्या है कि 45% मार्क्स होना चाहिए क्लास 12th में, या फिर इक्विवेलेंट, ठीक है, कोई और क्लास 12th के पैरेलल कुछ और उसने उस समय डिग्री या सर्टिफिकेट लिया होगा। कोई 12th, कई बार बहुत लोगों के पासिंग में कुछ इशू हो जाता है और वो 45% मार्क्स के साथ पास है, और उसने 2 ईयर का वही डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, तो भी वो एलिजिबल है। कुछ लोगों का ये है कि सर ये रेगुलेशन एक्ट 2002 क्या लिखा हुआ है। देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मैंने एनसीटी की वेबसाइट से रेगुलेशन 2002 वाला एक्ट अटैच कर दिया है। एक एक लाइन आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो। जिन लोगों को ऐसा कुछ दिक्कत है, बहुत ज्यादा जिन लोगों को कीड़ा है कि ये सब भी समझना है, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्लास 12th के बाद, जैसा कि मैंने बोला, आप बीएलएड कर सकते हो 4 साल का। तो क्लास 12th के बाद, क्लास 12th मान लो 50% मार्क्स के साथ पास हो, तो 4 साल का बीएलएड भी अगर आप कर रहे हो, फाइनल ईयर में हो, अपियरिंग में हो, तब भी आप फिल कर सकते हो। फिर पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, वही 50% मार्क्स 12th में हो। जिन लोग स्पेशल एजुकेशन के टीचर बनते हैं, तो वहां पर कोई डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, तो वो भी वहां पर एलिजिबल है। फिर जो बीएड वाले बच्चे हैं, क्यों उनको बोला है मैंने 5th नंबर का चूज करने के लिए। देखो, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो जितने बच्चे बीएड वाले हैं, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ हैं, तो वो इसी में आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका 5th नंबर का पॉइंट में ही ये कवर हो रहा है। अब इसको थोड़ा और मैं डिटेल में कवर कर देता हूँ, वो कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, who has acquired the qualification of bachelor of education from any NCT recognized institution shall be considered for appointment as teacher in class 1 to 5। देखो यहाँ लिखा है, provided the persons who are appointed as teacher shall mandatorily undergo a 6-month bridge course in elementary education recognized by the NCT within 2 years of such appointment as primary teacher। देखिए, जो भी बीएड का स्टूडेंट है, वो क्लास 1 to 5 का अगर फॉर्म फिल कर रहा है, तो आप सीधा 5th नंबर वाला सेलेक्ट करो। इसका मतलब क्या है, ये मैं समझा दे रहा हूँ। देखो, पहले क्या होता था ना, बीएड वाले ना पीआरटी में नहीं भर सकते थे, प्राइमरी टीचिंग के लिए एलिजिबल नहीं हुआ करते थे बीएड वाले। तो बीच में ये हुआ कि बीएड वाले भी प्राइमरी टीचिंग का भर सकते हैं। तो उसमें ये कहा गया कि अच्छा ठीक है, अगर बीएड वाले प्राइमरी टीचिंग का भर सकते हैं, तो जिस भी पर्टिकुलर संस्था में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर वो संस्था उन लोगों को 6 महीने का वो संस्था कराएगी, ब्रिज कोर्स या ट्रेनिंग कराती है, जिससे आपको छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो आप प्रिपेयर हो जाओ। तो आपको उसके डिटेल में नहीं घुसना है। ये जब आपकी जॉब लगेगी ना, तो ये खुद ही आपके सामने, खुद ही जिस संस्था में आपका जॉब लगेगा, वो लोग खुद ही करा लेंगे। मोटी मोटा क्राइटेरिया क्या है कि आपका ग्रेजुएशन अगर 50% के साथ है, और अगर आप बीएड कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फाइनल में हो, पास हो गए हो, तो इन ऑल केसेस आप एलिजिबल हो, ठीक है, फॉर्म फिल करने के लिए 1 to 5। उसी तरह कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और वो बीएड एमएड 3 ईयर इंटीग्रेटेड वाला कर रखा है, जैसे आरआई वगैरह में होता है, तो अगर उसने वो कर रखा है इंटीग्रेटेड वाला, तो वो भी एलिजिबल है 1 to 5 के लिए। लास्ट लाइन, सर मैं बीएड कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ अभी, क्या मैं भर सकता हूँ? यस, पूरा पूरा फिल कर सकते हो। सर मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मैं फिल कर सकता हूँ? यस। सर मैं पास आउट हूँ, फिल कर सकता हूँ? यस। कौन सा नंबर वाला भरे? 5 नंबर वाला यहाँ सेलेक्ट कर लो। सर मैं डीएड कर रहा हूँ, डिप्लोमा कर रहा हूँ, इन दोनों में से कौन सा भरूं? अगर आपके 50% 12th में मार्क्स हैं, और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की आपने फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन लिया है, इसी साल एडमिशन लिया है, तो भी आप एलिजिबल हो। आई रिपीट,
अगर आपने इसी साल एडमिशन लिया है, 4 दिन पहले ही आपने एडमिशन लिया है और 12th में 50% मार्क्स हैं और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के आप फर्स्ट ईयर में हो, पास्ड आउट हो गए हो या फिर सेकेंड ईयर में हो, इन ऑल केसेस आप एलिजिबल हो, आप सिंपली इसको चूज कर सकते हो, ठीक है। और कि कोई ऐसा जिसका परसेंटेज वगैरह कुछ इशू है तो वो तभी वो दूसरे नंबर वाला चूज करना, अदरवाइज फर्स्ट नंबर वाला आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लास 6 to 8 वाला क्वालिफिकेशन वाला, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये कुछ ऐसी जानकारी है कि अच्छे अच्छे लोगों को ये क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे तीसरे नंबर वाला कि क्यों ऐसा है। ध्यान दो, सबसे पहला देखिए 6 to 8 का टीचर बनने के लिए ना पहले तो मिनिमम क्राइटेरिया ही यही है कि आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, वही सारी टीचर एजुकेशन की डिग्रीज एलिजिबल होती हैं 6 to 8 में जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा हो, सिंपल सी बात है, एक्सेप्ट बीएलएड, क्योंकि बीएलएड 4 साल का कोर्स होता है। सिर्फ बीएलएड वाले में अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो लिखा होगा कि सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर भी। देखो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, और बहुत से लोग ऐसा होता है भाई कि ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड में एडमिशन लेते हैं, तो वो लोग 6 to 8 वाला भर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट 1 क्लियर हो गया। पॉइंट 2 क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास और अपीयर्ड इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर इन एजुकेशन। अच्छा, तो तुम्हें ये लग रहा है कि सर 50% मार्क्स होना चाहिए मेरा ग्रेजुएशन या पीजी में, और अगर हम अपीयरिंग है, पास्ड है, तो वो तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप बीएड कर रहे हो तो एलिजिबल हो। पॉइंट नंबर 3 को लेकर बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि लिखा हुआ है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयर्ड इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड, ठीक है। चलो ये इन अकॉर्डेंस विद एनसीटी ये लाइन अब अभी इग्नोर करिए, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि इन दोनों में अंतर क्या है, 50% और 45%। मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूं, अभी आपको फिगर आउट हो जाएगा। एक्चुअली जिंदगी में होता क्या है ना, जब आपके पास समस्या खुद की नहीं होती है ना, तो आपको दूसरे की समस्या समझ में नहीं आती है। इमेजिन करो कि तुमने ग्रेजुएशन कर लिया, अब तुम्हारे ग्रेजुएशन में बन रहे हैं 44%, या तुम्हारे ग्रेजुएशन में बन रहे हैं 42%, या तुम्हारे ग्रेजुएशन में बन रहे हैं 40%, तो क्या तुम इन दोनों में से एलिजिबल हो? तो आंसर आएगा नो, यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि लिखा है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। तो अगर तुम्हारे 44% है तो तुम्हारा 50% नहीं है, तो मतलब तुम नॉट एलिजिबल हो गए। फिर लिखा है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45%, अब तुम्हारे 44% है तो तुम इसमें भी एलिजिबल नहीं हो। अब मान लो तुम्हारे ग्रेजुएशन में 44% है, तो अब ऐसा थोड़ी ना हो गया कि तुम्हारे ऊपर मोहर लग जाएगा कि नहीं भाई ये जिंदगी भर का फेल्योर है, इसको फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं देनी है। कल को मान लो तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अब तुम पोस्ट ग्रेजुएशन में पा गए 55%, तो क्या एलिजिबल हो? हाँ, अब देखो ये दूसरे नंबर वाला क्राइटेरिया तुम्हारे सेट बैठेगा कि एटलीस्ट 50% मार्क्स, यहां पर लिखा हुआ ईदर, या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कोई ऐसा हो जिसका 55% मार्क्स हो पीजी में और ग्रेजुएशन में 44% मार्क्स हो, तो वो एलिजिबल हो गया पॉइंट नंबर 2 के तहत, पॉइंट नंबर 2 के तहत, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर मैं तो बीएड कर रहा हूं, ठीक है, अब बताओ कि सर मैं तो 2 से भी एलिजिबल हूं, 3 से भी एलिजिबल हूं, किससे फिल करूं? देखो किसी से भी फिल कर सकते हो, किसी से भी फिल कर सकते हो 2 या 3 में से। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा 3 वाला चूज करिए, क्योंकि आप सभी लोगों में से ग्रेजुएशन आप सब ने मिनिमम 45% मार्क्स स्कोर कर रखा होगा, पहला केस। दूसरा केस होता क्या है कि बहुत से इंस्टीट्यूशंस पर ऐसा भी प्रॉब्लम आ जाता है कि कई इंस्टीट्यूट एनसीटी रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं। थोड़ा इस बात को आप फील करके देखो, देश में बहुत तरह के बीएड के कॉलेज हैं, सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा 3-5 टीचर वाले सेक्शन में होता है, टीचर एजुकेशन के फील्ड में। तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं एनसीटी रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं, तो ये बवाल बेसिकली उन लोगों के लिए सॉर्ट आउट करने के लिए, बार बार लोग कोर्ट में केस करने और ये सारी चीजों को चल जाती है, डिस्प्यूटेबल केसेस के लिए है। तो इसके डिटेल में आप मत घुसिए, लेकिन मेरे से पूछोगे कि सर मैं बीएड कर रहा हूँ, मैं अपीयरिंग में हूँ, मैंने इसी साल एडमिशन लिया है, और मैं इसी साल मैंने 4 दिन पहले फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, केस 1, केस 2 कि सर मैं सेकेंड ईयर में हूँ, केस 3 कि मैं पास आउट हूँ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप तीसरा वाला भर सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग ग्रेजुएट हैं विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, ठीक है। आप ये वाला भी भर लेते हो, मान लो कंप्लीट कर लियो, ये वाला भी भर लेते हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आई रिपीट, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट 2 और 3 में अंतर क्या है, कि कोई बच्चा ऐसा हो ग्रेजुएशन में 44% पाया है, पीजी में 55% पाया है, तो टेक्निकली वो पॉइंट 2 के थ्रू एलिजिबल होगा, ना कि पॉइंट 3 के तहत। बाकी यहां पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या देख रहा है, जैसा कि मैंने बोला था कि कोई 4 साल का बीएलएड कर रखा है 12th के साथ 50% मार्क्स के साथ, तो वो भी एलिजिबल है, ठीक है। फिर सीनियर सेकेंडरी, अगेन 12th के बाद अगर किसी ने 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाला बीए बीएससी बीएड बीए बीएड बीएससी बीएड जो आरआई वगैरह से होता है, एनसीईआरटी का जो होता है वहां से कर रखा है, तो एलिजिबल है। फिर कोई ग्रेजुएशन कर रखा है 50% मार्क्स के साथ स्पेशल एजुकेशन के थ्रू, वो एलिजिबल है,
ठीक है। फिर सबसे लास्ट में देखो, ये तुमको दिख रहा होगा कि फिर इतना ज्यादा पॉइंट्स क्यों दे रखा है सीटेट ने। सीबीएसई ने या सीटेट ने कह लो इतना ज्यादा पॉइंट इसलिए दे रखा है क्योंकि वो हर तरह के टीचर एजुकेशन कोर्स वालों को सीटेट के लिए एलिजिबल करना चाहते हैं, कोई डिस्प्यूट ना रहे, इसलिए वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन्ड है। अब जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एनसीटी ने जो लेटर दिया था 11 फरवरी 2011 को, उसके तहत जो है सभी कैंडिडेट जो है जो बीएड प्रोग्राम में है वो टेट और सीटेट के लिए एलिजिबल है। अब तुमको ये है कि बहुत मान लो चूल मच रही है कि एनसीटी लेटर क्या है जो 11 फरवरी 2011 को आया था, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाके पढ़ सकते हो। ये एनसीटी का लेटर है, 11 फरवरी 2011 को आया था। इस लेटर में सारा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग मेंशन्ड है, और ये जो सब कुछ आपको फॉर्मेट जगह जगह देखने के लिए मिलता है वो फॉर्मेट सारे के सारे यहीं से आए हुए हैं, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हो। सबसे लास्ट में आता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो मिनिमम 55% मार्क्स के साथ और इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ, और पास और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, 3 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड वाले में हो तो भी एलिजिबल हो आप। आई होप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर किसी को अब कोई डाउट नहीं होगा। फिर डाउट नंबर 2 कि सर मेरे यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम शो नहीं कर रहा है यहाँ पर फिल करते समय। अच्छा, एक्चुअली नहीं शो कर रहा है एक अलग चीज है, इस बात को तुम अपने इज्जत पर ले जा रहे हो कि सर हम एससीईआरटी से पढ़ते हैं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से पढ़ते हैं, मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन से हूँ, मैं तो सीआई से हूँ, सर मेरा नहीं शो कर रहा है। अरे भाई जज्बाती नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका यहाँ पर कॉलेज नहीं शो कर रहा है, एकदम नीचे आओ, यहाँ पर अदर्स वाला सेलेक्ट करो। जब अदर्स वाला सेलेक्ट करोगे तो खुद ही दे देगा तुम्हें बोर्ड यूनिवर्सिटी इन केस, या फिर जो भी अदर है। तो मान लो आईपी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, तो आईपी यूनिवर्सिटी फिल करके, मान लो एससीईआरटी से हो और एससीईआरटी का नाम नहीं दे रहा है तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऐसे करके लिख देना, फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन से है, एसपीएम से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कॉलेजेस में नहीं शो कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला भाई। तुम्हें सीटेट पास करना है, एलिजिबल हो, इंस्टीट्यूट तुम्हारा रजिस्टर्ड है या अदर्स में सेलेक्ट करके फॉर्म फिल करके कंप्लीट करो, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वरना आप खुद सोच के देखो, देश में इतने तरह का टीचर एजुकेशन का कोर्स होता है, इतना सारा कोर्ट केस होता है, इतना बवाल होता है, उन सब में देखो केवल इतने सारे ही यूनिवर्सिटी या कॉलेज होंगे, केवल इतने ही? अरे हजारों हैं भाई, एक एक स्टेट में 500-500 हजार हैं। अगर डीएड डीएलएड बीएड बीएलएड सबको ले लें तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी कॉलेजेस का नाम यहाँ पर नहीं, जज्बाती नहीं होना है। अदर्स सेलेक्ट करिए, अदर्स सेलेक्ट करके आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हैं तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों का नाम लिख करके ओके कर दीजिए। मोर और लेस बुनियादी बात यह कि आप सीटेट देने के लिए एलिजिबल हैं और आप पास हो तो आपके सर्टिफिकेट पर कोई दिक्कत नहीं होगा। फिल करके कंप्लीट करिए एकदम निश्चिंत, टेंशन फ्री होकर। बाकी सीटेट में पासिंग मार्क्स कितना होता है तो 150 में आपको मिनिमम 90 मार्क्स लाना होता है पास होने के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो मोटी मोटा कि 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट के लिए सीटेट का एग्जाम पास होने के लिए। और कोई भी रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट हो, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, किसी भी तरह का आपका रिजर्व कैटेगरी हो, तो वहां पर आपको 5% रिलैक्सेशन होता है। बेसिकली मान के चलिए कि मोटी मोटा 55% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए। तो घूम फिर के बात बन जाती है कि मिनिमम 82 मार्क्स होना चाहिए अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, आउट ऑफ 150 सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो एक तरह से सीटेट क्वालिफाइंग एग्जाम में तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स है, मिनिमम इतना पाना है, तो आपका कंपटीशन किसी दूसरे आदमी से नहीं है। आपको मिनिमम 150 में 90 लाना है, जितने लोग लाएंगे वो सभी की सभी सीटेट पास हो जाएंगे जनरल कैटेगरी से, और रिजर्व वाले में 82 मार्क्स लाएंगे वो पास हो जाएंगे। बाकी का कोई ऐसा है जो फॉर्म फिलिंग में कोई मिस्टेक कर दिया है या फ्यूचर में कोई मिस्टेक हो जाए तो 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक जो है आप फॉर्म फिलिंग का करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी करेक्शन अलाउड नहीं होगा। और जैसा कि आपको पता है एग्जाम का डेट क्या है, तो वो दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक चलेगा। मान के चलिए कि 3rd या 4th वीक ऑफ दिसंबर से ही पेपर शुरू होगा। और पेपर सिंस ऑनलाइन हो गया तो अब एग्जैक्ट एग्जाम डेट नहीं आता है, हफ्ता भर पहले, ठीक है। मान के चलिए कि 1 वीक पहले, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है कि डाउनलोड एडमिट कार्ड, 1 वीक पहले जो भी आपका एग्जाम डेट होगा उससे 1 वीक पहले आपको जो है आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फरवरी में, मान के चलो, हमको तो लग रहा है कि मार्च तक चला जाएगा इनका रिजल्ट निकलते निकलते, तो टेंटेटिव रिजल्ट आपको फरवरी में देखने के लिए मिलेगा। बाकी पेपर 1 के लिए ये टाइमिंग ये लोग फॉलो कर रहे हैं, पेपर 2 के लिए ये टाइमिंग ये लोग फॉलो कर रहे हैं। और किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर अगर हम पेपर 1 भरे हैं, ऐसा ना हो कि मेरा पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग सेंटर पर पड़ जाए। नहीं,
अब तक तो ऐसा नहीं हुआ था, अगर कोई कमाल हो जाए इस साल तो अलग ही बात है। वैसे पेपर 1 और पेपर 2 आपका सेम सेंटर पर पड़ता है, सेम डे पड़ता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि केवल एक ही फॉर्म फिल करिएगा, प्रोस्पेक्टस में साफ सुथरे शब्दों में मेंशन्ड है, कोई भी कैंडिडेट एक से ज्यादा फॉर्म फिल कर रहा है उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कि सर मैंने सीटेट का एग्जाम 2 बार दे लिया, 3 बार दे लिया, या सर मैं इस बार प्रिपेयर दे करके दे रहा हूँ, मेरा मान लो इस बार क्वालिफाई ना हो, तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि कितने बार दे सकते हैं, नहीं, आप जितनी बार चाहो उतनी बार दे सकते हो। 4 नहीं 10 बार आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हो। अगर पेपर हो रहा है तो उसमें जो भी आपका बेस्ट स्कोर हो सीटेट में, उस स्कोर को आप अपने किसी भी अपकमिंग टीचिंग के जॉब में यूज कर सकते हो। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, सिलेबस जो प्रीवियसली था वही सब कुछ है। सिंस एग्जाम ऑनलाइन है तो एसएससी बैंक सभी पेपर्स में नॉर्मलाइजेशन होता है, क्या सीटेट के पेपर में भी नॉर्मलाइजेशन होगा? इस पे इन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है, अपडेट अवेटेड है, मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। फिर आ रहा है कि हाउ टू चूज साइंस एंड एसएसटी एंड हाउ टू चूज लैंग्वेज एंड लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। देखिए साइंस और एसएसटी का तो सिंपल है भाई, कि अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह आपका साइंस साइड से है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, मैथमेटिक्स एंड साइंस में आप कंफर्टेबल हैं तो आप उसको चूज करिए। अगर आप सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स वगैरह साइड से हैं तो आप सोशल स्टडी, सोशल साइंस को चूज करिए। देखो सीटेट में ऐसा कुछ नहीं है कि आप साइंस साइड से ग्रेजुएट हो तभी आप साइंस वाला चूज करोगे या सोशल साइंस वाला चूज करोगे। दोनों में से ना आप कोई भी चूज कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा इस पे, अच्छे अच्छे लोगों को क्लैरिटी नहीं रहती है। दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, कोई एक, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप वो चूज करो जिसको आप इजीली वन गो में पास कर पाओ। फिर आता है कि सर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में क्या चूज करें? देखिए लैंग्वेज 1 आप वो चूज करो जिसमें आपका कमांड अच्छा हो, ठीक है, जिसमें आपको बातें समझ में आती हो, जिसका पोयम आपको समझ में आता हो, जिसका प्रोज आपको समझ में आता हो, जिसे हिंदी में हो तो जिसमें कविता आपको समझ में आती हो, जिसमें गद्यांश आपको समझ में आता हो, तो जिसमें आपकी पकड़ ज्यादा अच्छी हो उसको आप लैंग्वेज 1 चूज करो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं हमेशा लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज करता हूँ, क्योंकि मेरा इंग्लिश पर कमांड ज्यादा बेटर है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात से कि वो इंग्लिश का रैंडमली मुझे कोई भी पोयम या पैसेज दे दे, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अच्छे अच्छे इंग्लिश वालों के पैर के नीचे जमीन खिसक जाती है जब सीटेट का पेपर देते हैं, क्योंकि जब 5 नंबर का एक खड़ा खड़ा पैसेज दे देगा और एक ऐसा पोयम लिखा रहेगा जिसका सर पैर आप कभी नहीं सुने होगे। उसी तरह हिंदी में भी है, अगर मान लो आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी में एक वो पोयम दे देगा, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को हिंदी का पोयम समझने में बहुत दिक्कत नहीं होता है, तो वो लोग हिंदी चूज कर लेते हैं। लेकिन मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, पोयम प्रोज कुछ भी दे दे। तो उसी तरह आप अपना डिसाइड करो कि आपको लैंग्वेज 1 में क्या है ना, बेसिकली पेडागोजी वाला जब वो सेक्टर कवर करेगा तो आपसे वो पूछेगा, पोयम पूछेगा, प्रोज पूछेगा, तो वहां पर लैंग्वेज 1 में आपको वो बातें आ जाएंगी। अगर आप इंग्लिश में नहीं कैटर कर पा रहे हो तो लैंग्वेज 1 हिंदी चूज कर लो, लैंग्वेज 2 इंग्लिश चूज कर लो। अदरवाइज अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज कर लो, लैंग्वेज 2 हिंदी चूज कर लो। बाकी की अगर कोई ऐसा जो रीजनल स्टूडेंट है, उड़ीसा और क्या कहते हैं पंजाबी या कोई और अदर लैंग्वेज आप चूज कर रहे हो तो वो सब भी आप चूज कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। संस्कृत वगैरह भी आप चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं मोटी मोटा मान के चल रहा हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस ऐसी है जिसको इंग्लिश और हिंदी में से चूज करना है। क्या कोई निगेटिव मार्किंग होगा? नहीं, सीटेट के पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पेपर में 150 क्वेश्चन है तो ऑल ऑफ यू आर हाईली सजेस्टेड, रिकमेंडेड, मैं कहता हूं कि बाइंडिंग रखो अपने ऊपर भाई कि 150 का 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। डज इट गारंटी अ जॉब? नहीं भाई, सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, बस टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल बनाता है। और जैसे ही आप सीटेट कर लेते हो तो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, टीचिंग का कोई सा भी जॉब हो, सभी जगह आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और ध्यान दीजिएगा केवीएस की वैकेंसी भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आने वाली है, मान के चलो कि दिसंबर में आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा बच्चा है जो बीएड के सेकेंड ईयर में है, अगर केवीएस की वैकेंसी थोड़ा सा डिले हो जाती है या फिर केवीएस की वैकेंसी, मान लो कोई ऐसा बच्चा है कि जो इसी साल पास आउट हो रहा है, तो ध्यान रखना कि केवीएस की वैकेंसी आने वाली है तो आपको ऐसे भी सीटेट का एग्जाम देना जरूरी है, क्योंकि केवीएस में सीटेट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगेगा। और मान लो केवीएस की वैकेंसी आ गई और आपका सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है, तो भी केवीएस का आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन डी ट्रिपल एस बी का नहीं भर सकते हो। रिसेंटली एनवीएस की वैकेंसी आई थी, उसका आप नहीं भर सकते हो। तो ये अलग सब एस्पेक्ट होता है। और बेसिकली प्राइवेट स्कूल में भी सीटेट एकदम कंपलसरी रिक्वायरमेंट है पास होना, तो इसलिए हाईली रिकमेंडेड है कि ठीक से प्रिपेयर करके आप मिनिमम जो रिक्वायर्ड मार्क्स है उसको आप ले आओ। एनी एज क्राइटेरिया नहीं, सीटेट का एग्जाम देने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता, क्योंकि सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। सीटेट का जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा
एक अलग मुद्दा है, क्योंकि जॉब के लिए इस क्राइटेरिया होता है। टीचर बनने के लिए, टीचर के लिए जो अपियरिंग क्राइटेरिया है उसमें कुछ ऐसा जॉब का क्राइटेरिया नहीं होता है, मतलब नहीं होना चाहिए, या जो भी कह लो। मोटी मोटा बात ये कि सीटेट के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है एज को लेकर। आप जितने भी एज के हो आप सीटेट का पेपर दे सकते हैं। वैलिडिटी पीरियड क्या है सर्टिफिकेट का, एक बार आप क्वालिफाई कर ले तो लाइफ टाइम वैलिड है। लाइफ टाइम वैलिड है किसी भी इंस्टीट्यूट में, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, कोई सा भी आप जॉब का फॉर्म फिल कर रहे हो, एक बार आप सीटेट पास हो गए लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। श्योरली आप 2 बार 4 बार 6 बार दे सकते हो अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए। और अब तक आप लोगों को क्लियर होगा कि एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन मोड का मतलब हो गया कि एग्जाम सेंटर अलॉट होगा, वहां सेंटर पर जाओगे, कंप्यूटर लगा रहेगा, उस कंप्यूटर पे आपको अपना एग्जाम देना होगा। और पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। अगर हिंदी चूज करोगे तो हिंदी भाषा में पेपर शो करेगा, इंग्लिश चूज करोगे तो इंग्लिश भाषा में पेपर शो करेगा। हाँ, ये इतनी कॉमन सेंस आपको होनी चाहिए कि ऑब्वियसली हिंदी का पेपर तो हिंदी में ही शो करेगा, इंग्लिश वाले सेक्शन का पेपर तो इंग्लिश में शो करेगा, लैंग्वेज का सेक्शन तो अपने लैंग्वेज में ही रहेगा। बाकी थोड़ा सीटेट का डिटेल्ड सिलेबस देख लेते हैं और समझ लेते हैं, लेकिन उस पे आने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप delhibytes.in वेबसाइट पर आओ। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो यहाँ पर देखो सीटेट का मॉक है, ये मात्र 1 रुपए में मॉक है। इसमें पेपर 1 के भी मॉक रहेंगे, पेपर 2 के भी मॉक रहेंगे, पेपर 2 में भी 7 मॉक सोशल साइंस वालों के रहेंगे, 7 साइंस वालों के रहेंगे। टोटल इसमें 30 मॉक रहेगा, 13 मॉक इसमें अपलोड कर दिया गया है। आप सभी लोगों के लिए ये मॉक मात्र 1 रुपए का है। बस जाना है, स्टार्ट एग्जाम करिए, 1 रुपए का पेमेंट करना। अभी मॉक में थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है, 5-7 दिन में जो भी क्वेश्चंस वगैरह में कहीं डिस्प्यूट है, कुछ आंसर की में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर पेपर 1 लैंग्वेज वाइज कुछ इशू आ रहा है, उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन मॉक टेस्ट आपके लिए मात्र 1 रुपए में अवेलेबल है। वेबसाइट पर जाके आप 1 रुपए में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बाकी का जो सिलेबस वाला एरिया है कि सिलेबस क्या है, तो आप डेली बाइट चैनल पर आओ, प्लेलिस्ट में आप देखोगे यहाँ पर सीटेट लैंग्वेज पेपर 1 एंड 2 करके एक प्लेलिस्ट होगा, सीटेट 2022 मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड 2 करके एक प्लेलिस्ट होगा, सीडीपी सीरीज करके एक प्लेलिस्ट होगा, एनवायरमेंटल स्टडीज करके एक प्लेलिस्ट होगा। इन सभी प्लेलिस्टों में जब आप जाओगे तो यहाँ देखो सबसे पहला लेक्चर ही टीचर्स ने सिलेबस के रिगार्डिंग डाल रखा है कि लैंग्वेज में क्या सिलेबस है, उसी तरह मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, उसी तरह सीडीपी में क्या सिलेबस है, उसी तरह इन्वायरमेंट में क्या सिलेबस है। सभी फैकल्टीज ने सिलेबस को डिटेल में मेंशन करके डाल दिया है। बाकी का मॉक टेस्ट देने के लिए सबसे बेस्ट, सबसे सस्ता, सबसे किफायती वेबसाइट है delhibytes.in, जहां पर मात्र 1 रुपए में जाके आप सीटेट का मॉक दे सकते हो। एट द सेम टाइम बिना किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हुए जो तमाम डेली बाइट्स और प्लेलिस्ट बने हुए हैं सीडीपी के, सीटेट 2022 के, मैथमेटिक्स के, इन्वायरमेंट के, ठीक है, उन सभी प्लेलिस्ट के वीडियो लेक्चर्स को आप पूरा पूरा देखकर वेबसाइट पर जाकर मॉक टेस्ट इजीली प्रैक्टिस करके अपने परफॉर्मेंस को मल्टीपल टाइम बूस्ट कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली बाइट्स के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दे रखे हैं। इसके बाद भी आपको कोई भी फॉर्म फिलिंग में डाउट है, एलिजिबिलिटी को लेकर कोई भी और इशू आ रहा है, सीटेट टीचर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, टीचर एजुकेशन के फील्ड में आपको कोई भी डाउट और क्वेरी है, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।